हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ट्रॉपिकल फ्रूट्स को डिस्कस कर लिया था। अब इसको ट्रॉपिकल कहें या टेम्परेट फ्रूट कहें, है ना। ये क्योंकि ये टेम्परेट में भी लगाया जाता है और सब ट्रॉपिकल में भी लगाया जाता है और ट्रॉपिकल में भी लगाया जाता है। गुलाब की तरह ही है ये। इसका ओरिजिन तो हुआ था टेम्परेट क्लाइमेट में। इसकी अडेप्टेबिलिटी ठीक है, तो ये टेम्परेट में भी लगाया जाता है, सब ट्रॉपिकल में भी लगाया जाता है और ये ट्रॉपिकल इंडिया में भी लगाया जाता है। बोले तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर भी इसे कल्टीवेट किया जाता है। तो मेनली ये जो भी टेक्स्ट बुक है अपनी, है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स है उन सब के अंदर ही ये, या आईसीआर कोर्स जो उसके अंदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर ही मेंशन है। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स का एक मेजर फ्रूट कंसीडर करते हुए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप किसी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर सिलेबस में आपके ग्रेप कल्टीवेशन मेंशन्ड है, तो इस लेक्चर से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। कुछ बेसिक बातें हमने बेसिक लेक्चर्स के अंदर भी कर ली है, तो वो पार्ट में सीधे स्किप करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आप सीधे बेसिक लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, वहां पर हमने प्लेलिस्ट को अलग से बना दिया है। स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू द सब्सक्राइब चैनल, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जुड़ सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आप मुझे कोई क्वेरी लिखना चाहते हैं, मैं उसका पॉसिबल रिप्लाई करूंगा इंस्टाग्राम पे, या पर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज फिर एक इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप को स्टार्ट करते हैं, ग्रेप कल्टीवेशन, अंगूर की खेती। देखिए, इंडिया के अंदर इसे मेनली लगाया जाता है टेबल पर्पस से या फिर कहीं रेजिन पर्पस से, यानी ताजा खाने के लिए और किशमिश बनाने के लिए इसे मेनली लगाया जाता है। लेकिन अंगूर का नाम आते ही कभी न कभी आपके दिमाग में शराब का नाम जरूर आता है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसे मेनली लगाया जाता है शराब के प्रोडक्शन के लिए, वाइन के प्रोडक्शन के लिए। तो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रोसेस किया जाने वाला जो फ्रूट फॉर ओनली वाइन पर्पस है, वो यहां पर अपना ग्रेप ही है। तो पूरे वर्ल्ड में इसे लगाया जाता है वाइन पर्पस से, इंडिया में इसे लगाया जाता है टेबल पर्पस और रेजिन पर्पस से। देखिए, जो ग्रेप है ये, इसका क्या देखने को मिलता है आपको, वाइन देखने को मिलता है। अंगूर की बेल होती है, तो जो भी ऑर्चार्ड है जहां पर अंगूर की बेल लगी हुई है उस एरिया को वाइन यार्ड बोला जाता है ना। जैसे रोज लगे होते हैं तो उस एरिया को रोजरी बोल दिया जाता है, वैसे ही जहां पर रोज कल्टीवेशन हो रहा है उसे वाइन यार्ड बोल दिया जाता है। तो चलिए इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। बॉटनिकल नेम इसका आप जानते हैं, वाइटिस विनिफेरा है। वाइटिस विनिफेरा किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, तो ये एक नेचुरल क्रॉस है, एक प्राकृतिक संकरण है। वाइटिस वल्पिना और वाइटिस लब्रस्का के बीच में नेचुरल क्रॉस हुआ, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हुआ। उससे आज जो हमारा एडिबल ग्रेप है जो कि वाइटिस विनिफेरा है, ये ओरिजिनेट हुआ। और इसका बहुत आप हाई से हाई लेवल का एग्जामिनेशन उठा के देख लीजिए, या कोई 12th लेवल का एग्जामिनेशन आप एग्रीकल्चर एग्जाम में देख लीजिएगा, उसके अंदर बॉटनिकल नेम अंगूर का बहुत बार आ जाता है। तो हमें बॉटनिकल नेम तो अच्छे से पढ़ना ही है ना, ऑब्वियसली वो तो हम तो सभी को याद होने चाहिए, सारे याद होते हैं मोस्टली। वैसे टेम्परेट फ्रूट्स के अंदर ना, जैसे पीच, पियर, पीच, प्लम, उनके अंदर दिक्कत आ जाती है, तो वो नाम भी बहुत बार आते हैं, स्टूडेंट मात खा जाते हैं वहां पर। तो बॉटनिकल नेम में कोई भी हमें कसर नहीं छोड़नी, उन्हें अच्छे तरह से पढ़ देना है। फैमिली को लेकर बात करें तो विटेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर्स को लेकर बात करें, डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं और ये 38 देखने को मिलते हैं, 38 क्रोमोसोम होते हैं। ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थल को लेकर बात करें तो आर्मेनिया देश है, और अगर क्षेत्र पूछ ले या सागर पूछ ले तो कैस्पियन सी इसका ओरिजिन माना जाता है। कैस्पियन सी, काला सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डायवर्सिटी देखने को मिलती है ये यहां पर आर्मेनिया देश के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है। इन्फ्लोरेसेंस को लेकर बात करें तो लीची के अंदर भी इन्फ्लोरेसेंस आपको पेनिकल देखने को मिलता है, अंगूर में भी पेनिकल देखने को मिलता है, इवन आम के अंदर भी आपको इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल ही देखने को मिलता है। तो पेनिकल वाले आप एग्जांपल्स याद रखिएगा। इसके अलावा सीरियल्स में जैसे राइस है उसमें भी पेनिकल ही होता है, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट, तो इसमें टाइप ऑफ फ्रूट बेरी देखने को मिलता है, यानी सरस प्रकार का फल प्रकार है। और एडिबल पार्ट को लेकर बात करें तो एडिबल पार्ट जो है अंगूर के अंदर पेरिकार्प, और साथ ही साथ इसके अंदर प्लेसेंटा जो है ये खाया जाता है। तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा जो है ये अंगूर के अंदर एडिबल पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिबल पार्ट इसमें याद रखना है। क्लियर। चलिए अब देखिए, अंगूर जो है, अंगूर की बेल है और इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं हमें।
वो पार्ट्स हमें अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्पर क्या है, या फिर केन क्या है, या फिर हेड क्या है। तो वो हमें पार्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ग्रेप वाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए ट्रंक आप जानते हैं, जो मेन स्टेम होता है उसको अपन यहाँ पर क्या बोल देते हैं, तो ट्रंक बोल देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अंगूर के बेल के अंदर ये क्या होता है, ट्रंक होता है, जिस पर पूरे बेल टिकी रहती है, आधार हम बोल सकते हैं। इसके बाद आती है आर्म्स, या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है, कॉर्डन बोल देते हैं। प्राइमरी की बात करते हैं, देखिए द मेन ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रंक और एक्सटेंशन ऑफ ट्रंक यूजुअली ग्रोथ वर्टिकली। देखिए यहां पर जो अपना मेन ट्रंक है उससे जो शाखाएं निकल रही है उसी को ही क्या बोल दिया जाता है, कॉर्डन या फिर प्राइमरी आर्म्स बोल दिया जाता है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सेकेंडरी आर्म्स यहां पर कौन सी हैं, सेकेंडरी आर्म्स वो हैं जो प्राइमरी आर्म्स से निकल रही है, यानी कि प्राथमिक शाखाओं से जो शाखाएं निकल रही हैं उनको सेकेंडरी आर्म्स बोल दिया जाता है। याद रखना है, याद हो गया होगा, फोटो साथ में लगी ही हुई है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है हेड। अब देखो हेड क्या होता है, जहां पर ट्रंक खत्म होता है और जहां से दोनों जो केन्स हैं ये इमर्ज होते हैं, तो उसे यहां पर क्या बोल दिया जाता है, हेड बोल दिया जाता है। उसे क्या बोल दिया जाता है, हेड बोल देते हैं। जैसे ये जो पार्ट है ये क्या होता है, हेड होता है। जहां से आर्म्स इमर्ज होते हैं, निकलते हैं, उस पार्ट को क्या बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं। तो द रीजन ऑफ द ट्रंक फ्रॉम विच द आर्म्स कैन अराइजेस, शाखाएं जहां से निकलती है उसको हेड बोल देते हैं। शूट ये यंग ग्रोथ होती है ना, जो हाल ही में जो ग्रोथ हुई है, जिसके अंदर वुड डेवलप नहीं हुई है, उसको यहां पर क्या बोल दिया जाता है, शूट बोल दिया जाता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं शाखाओं से जो आप निकलते देख रहे हैं, जो हर्बेशियस नेचर को मेनली देखने को मिलते हैं, उन्हें हम शूट बोल देते हैं। केन यहां पर क्या होते हैं, देखो केन क्या होते हैं, मैच्योर शूट ऑफ द पास्ट सीजन। जो शूट है जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो अब हम उन्हें क्या बोल देते हैं, केन बोल देते हैं। ठीक है, जब शूट जो कि हर्बेशियस थे जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब उस केस में इन्हें क्या बोला जाता है, केन बोला जाता है। इसके बाद आता है स्पर। स्पर देखो क्या होता है, शॉर्ट केन होता है, शॉर्ट केन होता है। देखो जब हम प्रूनिंग कर देते हैं, जब केन होता है, ये जो केन है उसको जब हम प्रून कर देंगे, कट कर देंगे, तो पीछे बचा हुआ शॉर्ट जो केन होता है, छोटा जो केन होता है, उसको यहां पर क्या बोल दिया जाता है, स्पर बोल दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहां पर क्या है, स्पर है। देखिए ये पहले केन था, इसको हमने क्या कर दिया, हेड के पास से बिल्कुल से काट दिया, तो छोटा बचा हुआ जो केन है उसे ही क्या बोला जाता है, स्पर बोला जाता है। और यहां पर कई वेराइटीज के अंदर यहां पर स्पर्स में हमें फल देखने को मिलते हैं, तो उसे फ्रूटिंग स्पर्स बोल दिया जाता है। बस सिंपल से ये पार्ट्स हैं, मिलती जुलती आपस में बातें हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसी ही इमेज यहां पर और समझने के लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें केन्स, आर्म्स, स्पर्स, फ्रूटिंग केन्स, सक्कर्स निकलते हैं। ये सारी की सारी बातें हमने यहां पर पीछे भी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब देखिए ये वैसे हमने जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर भी कर लिया था कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप, उसे क्या हम क्या बोल देते हैं, विटीकल्चर बोल देते हैं, या फिर इसे विनीकल्चर भी बोल दिया जाता है। ग्रेप कल्टीवेशन में सब कुछ आ जाता है, ग्रेप कल्टीवेशन, उसका मैनेजमेंट, उसका हार्वेस्टिंग, उसका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या क्या आ जाता है, सभी पार्ट आ जाते हैं ना, उसमें वाइन प्रोसेसिंग भी आ जाता है, रेजिन प्रोसेसिंग भी आ जाता है, जूस जो इंडस्ट्रीज है, मार्मलेड या सॉरी आरटीएस की जो इंडस्ट्रीज है, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती है। तो ग्रेप कल्टीवेशन प्लस प्रोसेसिंग आपका क्या है, विटीकल्चर है। क्लियर। अब देखिए स्टडी ऑफ वाइन फ्रॉम ग्रेप, जो वाइन ओनली एंड ओनली ग्रेप से बन रही है, जो शराब केवल और केवल अंगूर से बन रही है, उस शराब के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो उसे अपने बोलते हैं विरीकल्चर। क्या बोला जाता है, विरीकल्चर बोलते हैं। इसके अलावा है साइंस ऑफ वाइन मेकिंग। किसी भी फ्रूट, किसी भी वेजिटेबल से अगर हम वाइन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे यहां पर क्या बोल दिया जाता है, इनोलॉजी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, इनोलॉजी बोल देते हैं। तो याद रखना है। अब ग्रेप जो है ये टार्ट्रिक एसिड का यहाँ पर रिच सोर्स होता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है ये ग्रेप के अंदर बहुतायत मात्रा के अंदर पाया जाता है। अगर हम कमर्शियल लेवल पर फलों से टार्ट्रिक अम्ल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम ग्रेप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेप के अंदर टार्ट्रिक एसिड बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड का जो रिच सोर्स होता है ये यहाँ पर कौन सा होता है, टेमरिंड होता है, बोले तो इमली होता है। ठीक है, इनके ग्रेप के अंदर एक काफी फेमस प्लांट ब्रीडर हुए हैं जिनका नाम है HP ओल्मो। क्या है, HP
ओल्मो, ये काफी फेमस ब्रीडर हैं। इन्होंने ग्रेप की काफी फेमस वैरायटी दो डेवलप की है, जिसका नाम आप अच्छे से जानते हैं। एक तो डिलाइट है और दूसरी यहां पर कौन सी है, परलेट है। ये दो वैरायटी एचपी ओल्मो के द्वारा डेवलप की गई है, जो कि ग्रेप के काफी फेमस ब्रीडर जो है कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब ग्रेप जो है इसके अंदर मेजर शुगर के रूप में हमें ग्लूकोज भी देखने को मिलता है और फ्रक्टोज भी देखने को मिलता है। अब इसमें टीएसएस जो ये कितना देखने को मिलता है, तो टीएसएस जो रेंज है इसमें 20 से लेकर 24 डिग्री ब्रिक्स होता है। और ग्रेप जब नॉन क्लाइमेक्टेरिक है, जब ये कंप्लीटली राइप हो जाता है उसी टाइम हम हार्वेस्ट करते हैं। तो ग्रेप को हार्वेस्ट करने के लिए हम जो हार्वेस्टिंग जो मैच्योरिटी इंडाइसेस हम काम में लेते हैं वो टीएसएस मेजरमेंट ही करते हैं। जो रिफ्लेक्टोमीटर होता है उससे उसके अंदर ग्रेप का जो जूस है वो ऐड किया जाता है। अगर एक ऑप्टिमम टीएसएस रीच कर चुका है तब हम ग्रेप के बंचेस को क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो टीएसएस जो है ये एक इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी इंडाइसेस है ग्रेप कल्टीवेशन के अंदर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम यहां पर वैरायटीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रेप की जो वैरायटीज है ये हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वैसे 4 पार्ट में, लेकिन 2 पार्ट में। देखिए, ऐसी वैरायटीज जिनके अंदर सीड है या नहीं है। ठीक है, एक आधार हुआ सीड की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर, सीड उपस्थित है या नहीं है। दूसरा है जो ग्रेप है, ग्रेप की जो बेरी है वो कलरलेस है। कलरलेस का मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरलेस का मतलब है कि वो ग्रीन है, या ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर रेड कलर डेवलप हो रखा है, यानी कि एक रेड कलर के, या इसको अपन पर्पल कलर के ग्रेप बोल देते हैं, या तो वो है या फिर ग्रीन है। तो कलर के बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं और हम इसे सीड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, अब ऐसी वैरायटीज को देखते हैं जो कलर्ड है, यानी कि उनके अंदर रंग हमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सीडेड है, उनके अंदर हमें बीज भी देखने को मिलेगा। ये वैरायटी कौन कौन सी है, इसमें सबसे पहले है बेंगलोरा ब्लू, काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये मेनली जूस पर्पस के लिए काम में ली जाती है, जूस एक्सट्रैक्शन के लिए, जूस बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा गुलाबी वैरायटी है, बेंगलोरा ब्लू अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है, एक गुलाबी याद रखने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? इसके बाद है कलर्ड, यानी रंग है लेकिन वो क्या है, सीडलेस है, उसके अंदर बीज नहीं पाए जाएंगे। वैरायटी कौन सी है, तो वैरायटी है ब्यूटी सीडलेस। देखो, ब्यूटी का मतलब है सुंदर। अब सुंदर तो कोई वैरायटी तभी होगी जब उसके अंदर कोई रंग होगा, है ना। तो इससे तो हमें पता लग चुका है कि कलर्ड है, तो आगे तो लिखा ही हुआ है कि सीडलेस है। तो ब्यूटी सीडलेस इज कलर्ड और सीडलेस है। इसके अलावा सर्द सीडलेस, अब सर्दियों में गाल लाल हो जाते हैं ना अपने, तो वो उस तरह से आप याद रख सकते हैं, सर्दियों में गाल लाल, इसके अंदर इसका रंग है, और सीडलेस आगे लिखा ही हुआ है। तो सर्द सीडलेस और ब्यूटी सीडलेस दोनों किसकी कैसी वैरायटी है, कलर्ड है और सीडलेस है। ठीक है, इसके बाद है व्हाइट और सीडेड। व्हाइट का मतलब है कि ये ग्रीन है, या फिर हम इसको कलरलेस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ग्रीन भी बोला जा सकता है। तो व्हाइट और सीडेड सीड उसके अंदर पाए जाएंगे। कौन कौन सी वैरायटी है, एक है नाबे शाही और दूसरा है यहाँ पर दिलखुश, तो नाम याद रखना है। इसके बाद है व्हाइट बोले तो ग्रीन है और वो सीडलेस भी है, बीज भी नहीं पाए जाएंगे। तो कौन कौन सी है, परलेट है, पूसा सीडलेस है, थॉमसन सीडलेस है, और थॉमसन सीडलेस के जो क्लोन है, उनकी जो नकलें हैं, जाहिर सी बात है वो भी तो हमें ऐसे ही नेचर को देखने को मिलेंगी, जैसे तासे गणेश है, सोनाका है, मनिक चमन है, ये तासे थॉमसन सीडलेस के क्लोन्स कंसीडर किए जाते हैं। देखिए, थॉमसन सीडलेस के बारे में एक और खास बात याद रखिएगा, ये काफी फेमस वेराइटी है पूरे वर्ल्ड वाइड। इसके किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो इसे विलियम थॉमसन के द्वारा डेवलप किया गया था। रेजिन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, डिब्बा बंदी के लिए, कैनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा। और हाँ, जिस वैरायटी से सबसे ज्यादा क्लोन तैयार किए जाते हैं, जिस वैरायटी से सबसे ज्यादा क्लोन तैयार किए जाते हैं, वो वैरायटी भी यहां पर कौन सी है, तो ये थॉमसन सीडलेस है। अब हम और क्लासिफाई कर लेते हैं फर्दर। देखिए, टेबल ग्रेप। टेबल ग्रेप का मतलब है कि हम इसे खाने के काम में लेते हैं। देखिए, इसके अंदर मस्कट फ्लेवर हमें देखने को मिलेगा, यानी हमें मीठा सा जो फ्लेवर है वो देखने को मिले। एक 2 प्रकार के फ्लेवर होते हैं अंगूर के अंदर, एक तो मस्कट फ्लेवर होता है, दूसरा फोक्सी फ्लेवर होता है ना। अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी से जुड़ा हुआ है ना कहानी, तो फोक्सी फ्लेवर का मतलब है कि खट्टे अंगूर हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। मस्कट का मतलब है कि जो मीठे अंगूर हैं। तो जो ग्रेप की जो वाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, मस्कट वाइन बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं, मस्कट वाइन। बोले तो जो मीठे अंगूरों से जो शराब बनाई गई है उसको मस्कट वाइन बोल देते हैं। थिन स्किन देखने को मिलेगा, फर्म फ्लैश होगा, बिना सीड्स की जो वेराइटीज हैं, यानी कि सीडलेस जो वेराइटीज हैं, ये ज्यादा खाने के काम में ली जाती है। आप जो अंगूर खाते हैं, क्या उनके अंदर बीज देखने को मिलते हैं, नहीं देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टेबल पर्पस के लिए
हम सीडलेस वेराइटीज को काम में लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट करके वेराइटी याद रखेंगे थॉमसन सीडलेस, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं पूसा सीडलेस, परलेट, ब्यूटी सीडलेस, न्यू परलेट, एनाबे शाही, भोखरी, कार्डिनल, ब्लैक मस्कट और अर्ली मस्कट। क्लियर? चलिए, इसके बाद है रेजिन ग्रेप। रेजिन ग्रेप बोले तो ऐसे अंगूर जिनको हम किशमिश बनाने के काम में लेते हैं, जिसको हम रेजिन पर्पस से काम में लेते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? तो उन्हें अपन यहां पर क्या बोल देते हैं? उन्हें हम रेजिन ग्रेप बोल देते हैं। तो ये बात भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। तो इन्हें हम रेजिन ग्रेप बोल देते हैं। ठीक है, रेजिन ग्रेप के लिए यहां पर कौन से प्रकार की वैरायटी सुटेबल देखने को मिलती है? तो सीडलेस जो वैरायटीज होती हैं ये रेजिन बनाने के लिए बढ़िया होती है। जो रेजिन बनाई जाती है, किशमिश जो हम खाई होगी, आपने सबने खाई है ना, तो रेजिन जो होती है मोस्टली सीडलेस देखने को मिलती है। तो रेजिन बनाने के लिए थॉमसन सीडलेस वैरायटी सबसे बढ़िया है। तो ये बात भी आप यहां पर याद रखेंगे, ये बात भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं वाइन ग्रेप, यानी कि ऐसी अंगूर जिससे शराब बनाई जाती है। तो दो प्रकार की शराब जो है हमें देखने को मिलती है, एक होती है टेबल वाइन और दूसरी होती है डेजर्ट वाइन। ऐसी वाइन, ऐसी शराब जिसके अंदर अधिकतम अल्कोहल कंटेंट वॉल्यूम के आधार पर 14% पाया जाएगा, उसको हम टेबल वाइन बोल देते हैं। ऐसी वाइन जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा 14 से लेकर 24% के आसपास देखने को मिलेगी, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, आयतन के आधार पर 14 से 24% देखने को मिलेगी, उसे हम डेजर्ट वाइन बोल देते हैं। तो दो प्रकार की अंगूर से शराब बनाई जाती है, टेबल वाइन और दूसरी डेजर्ट वाइन। वैसे अलग अलग प्रकार के कलर के बेसिस पर और अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन है, लेकिन अल्कोहल की मात्रा के आधार पर दो प्रकार की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट वैरायटीज यहां पर कौन कौन सी है? तो ग्रोस कोलम, रेड प्रिंस, ब्लैक चंपा, ब्यूटी सीडलेस, चीमा साहिबी, ये कुछ है। इसके अलावा जो काफी इंपोर्टेंट है वैरायटी, वो यहां पर आप याद रखेंगे अर्का हंस, अर्का हंस याद रखेंगे, अर्का नीलमणि आप याद रखेंगे। और इसके अलावा जो वैरायटी सबसे ज्यादा काम में ली जाती है इंडिया के अंदर, जो सबसे सुटेबल कंसीडर की जाती है, ये आपकी अर्का तृष्णा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखो, दो प्रकार की हमें वैरायटी देखने को मिलती है अंगूर के अंदर। वैसे एक तो ग्रीन है, छिलका भी हरा होगा और उसका हमें जो पल्प है वो भी हमें हरा देखने को मिलेगा। अब देखो, दो प्रकार की वैरायटी कलर के बेसिस पर। देखो, एक ग्रेप ऐसा होता है जिसका छिलका तो रेड होता है, लेकिन उसका पल्प क्या रहता है? ग्रीन ही रहता है। तो ये ज्यादा वैरायटीज वाइन प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं कंसीडर की जाती है। बनाया जा सकता है, ऑब्वियसली शुगर है इसके अंदर, तो जो किण्वन है वो करवाया जा सकता है। तो ये नॉर्मल वैरायटीज है। एक ऐसी वैरायटी जो होती है जिनके अंदर जो छिलका है ये भी रेड कलर का होता है और जो पल्प है ये भी रेड कलर का होता है। तो जिनका पील और जिनका पल्प दोनों ही कलर्ड है, उन वैरायटीज को यहाँ पर टेंटूरियर वैरायटीज बोल दिया जाता है। और टेंटूरियर वैरायटी इंडिया के अंदर कौन सी है? तो इंडिया के अंदर टेंटूरियर वैरायटी पूसा नवरंग है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसके बाद है जूस ग्रेप, यानी कि जो जूस बनाने के काम में लिया जाता है ग्रेप, है ना, जिसके अंदर जूस कंटेंट ज्यादा है, तो जूस बनाने के लिए बढ़िया लिया जाएगा। इसी के अंदर ग्रेप का जो फ्लेवर है अच्छा देखने को मिलेगा। कौन कौन सी वैरायटी है? तो बेंगलोरा पर्पल, बेंगलोरा ब्लू, गुलाबी, कॉनकॉर्ड और पर्ल ओ कसाबा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप दो याद रख सकते हैं। इसमें बेंगलोरा ब्लू काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कैनिंग ग्रेप, मेनली सीडलेस जो वैरायटीज है यही काम में ली जाती है। ग्रीन जो वैरायटीज है यही काम में ली जाती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और इसके लिए मोस्ट सुटेबल वैरायटी, सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है? तो थॉमसन सीडलेस है। इसके अलावा पूसा सीडलेस, परलेट और ये जो वैरायटीज हैं केनर, इनको केनिंग के काम में लिया जा सकता है। बाकी थॉमसन सीडलेस मोस्ट इंपोर्टेंट, हम आपको बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थॉमसन सीडलेस, इसको सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। विलियम थॉमसन के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अच्छी ईल्ड देखने को मिलती है, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर जो ईल्ड है ये हमें प्राप्त हो जाती है। सर्वाधिक लगाई जाने वाली ये वैरायटी है दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कल्टीवेट की जाने वाली वैरायटी आपकी कौन सी है? थॉमसन सीडलेस ही है। बंच मीडियम देखने को मिलता है, बेरी स्मॉल देखने को मिलती है, लेकिन इलोंगेट होती है। सीडलेस वैरायटी है, ग्रीन वैरायटी है,
स्वीट ज्यादा देखने को मिलती है, मॉडरेट एसिडिटी होती है, जिब्रेलिक एसिड के लिए काफी रिस्पॉन्ड करती है ना। अगर हम बेरी थिनिंग करना चाहते हैं, बेरी के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम जिब्रेलिक एसिड का अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो थॉमसन सीडलेस वैरायटी उसके लिए जल्दी ही रिस्पॉन्स दिखाती है। इसके अलावा थॉमसन सीडलेस जो वैरायटी है इसके अंदर गर्डलिंग भी प्रैक्टिस किया जाता है। गर्डलिंग के लिए हमने एक सोर्स भी अपलोड किया है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आएगा तो हम बात करेंगे। इसके बाद है अनाबे शाही, आंध्र प्रदेश के अंदर काफी एक्सटेंसिव एरिया पर ये लगाई जाती है, लार्जली से लगाया जाता है। यील्ड भी अच्छा दे देता है, 30 से लेकर 35 टन पर हेक्टेयर यील्ड देखने को मिलता है। बंच साइज लार्ज है, बड़ी है, अट्रैक्टिव कलर के देखने को मिलते हैं फ्रूट्स। क्रिस्पी जो पल्प है ये हमें देखने को मिलता है। गुड कीपिंग क्वालिटी, यानी नॉर्मल कंडीशंस अगर हम रखते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है ये भी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये दो वेराइटीज के आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन वेराइटीज को जो लीडिंग जो ग्रेप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहां पर इसे लगाया जाता है। लीडिंग स्टेट की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा कहां होता है, तो महाराष्ट्र के अंदर इसे सबसे ज्यादा लगाया जाता है। और वाइन सिटी किसे बोला जाता है, तो वाइन सिटी नासिक महाराष्ट्र को बोला जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वाइन प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये नासिक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोन्स के बारे में। देखो सबसे ज्यादा जो क्लोन्स तैयार किए जाते हैं वो थॉमसन सीडलेस के किए जाते हैं। तो बोले तो ब्रीडिंग पर्पस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी थॉमसन सीडलेस है, और थॉमसन सीडलेस से सबसे ज्यादा क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोन तैयार किए गए हैं। वैसे तो इसको हाइब्रिडाइजेशन के पर्पस से भी काम में लेते हैं, लेकिन क्लोन सबसे ज्यादा किसके तैयार किए गए, तो ये थॉमसन सीडलेस के। कौन कौन से हैं, पूसा सीडलेस, तासे गणेश, मनिक चमन और सोनाका, ये कुछ वेरायटी है थॉमसन सीडलेस के क्लोन है। अब एनाबे शाही के क्लोन से जो तैयार की गई है वो यहां पर दिलखुश है, याद रखना है। चीमा साहेबी के क्लोन से जो तैयार की गई है वैरायटी वो यहां पर कौन सी है, राव साहबी है। देखो चीमा साहेबी किसके द्वारा डेवलप की गई है, आपको पता हो तो डॉक्टर GS चीमा के द्वारा ये डेवलप की गई है। इसके अलावा इन्होंने जो पोमग्रेनेट है इसकी गणेश वैरायटी को डेवलप किया है। जो गुआवा है इसकी लखनऊ 49 या सरदार गुआवा जो बोल देते हैं, ये वैरायटी इन्होंने डेवलप की है। तीनों ही फ्रूट्स के अंदर ये मेजर वैरायटीज हैं, है ना। क्रांतिकारी वैरायटी हम बोल सकते हैं, रिवोल्यूशनाइज वैरायटी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा काम किया है इन्होंने हॉर्टिकल्चर के ऊपर। पंडेरी साहेबी के सिलेक्शन से या कहीं क्लोन से तैयार की जो वैरायटी है वो यहाँ पर कौन सी है, चीमा साहेबी है। और चीमा साहेबी से तैयार की गई कौन सी है, राव साहेबी है। तो ये कंफ्यूज करने वाले नाम है और ये क्लोन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ हाइब्रिड वैरायटीज के बारे में, जैसे कि अर्का मैजेस्टिक। अर्का वाली वैरायटी आप जानते हैं IIHR हसरगट्टा बेंगलोर से डेवलप की जाती है। एनाबे शाही और ब्लैक चंपा के क्रॉस से डेवलप की गई है, टेबल पर्पस से इसे यूज लिया जाता है। इसके अलावा अर्का चित्रा है, अंगूर कलान और एनाबे शाही के क्रॉस से डेवलप की गई है, इसे भी टेबल पर्पस से काम में लिया जाता है। अर्का सोमा, एनाबे शाही और क्वीन ऑफ वाइनयार्ड के क्रॉस से डेवलप की गई है। वाइन मेकिंग के लिए बढ़िया वैरायटी है। अर्का तृष्णा काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, क्रॉस भी याद रखना है, वैरायटी का नाम भी याद रखना है, पर्पस भी आपको याद रखना है। बेंगलोरा ब्लू और क्वीन ऑफ वाइनयार्ड के क्रॉस से डेवलप की गई है और इसे वाइन पर्पस के लिए सबसे सुटेबल कंसीडर किया जाता है। अर्का कृष्णा, बेंगलोरा ब्लू और कॉन्वेंट लार्ज ब्लैक के क्रॉस से डेवलप की गई है, जूस बनाने के लिए बढ़िया है। अर्का उर्वशी, उर्वशी क्या है, हूर है। हूर क्यों है, क्योंकि वो सुंदर है, बोले तो ब्यूटी है। तो ह्यूर N2 ब्यूटी सीडलेस के क्रॉस से डेवलप किया गया है, जूस और वाइन के लिए बढ़िया है। साथ ही साथ ये जो वैरायटी है ये आपकी जो एंथ्राक्नोज डिजीज है इसके लिए भी टॉलरेंट को शो करता है, जो टॉलरेंस है इसको भी शो करता है, ठीक है। इसके बाद है पूसा नवरंग, इंपॉर्टेंट वैरायटी, आपको बताया कैसे, क्योंकि इसका पिल और इसका पल्प दोनों ही हमें कलरफुल देखने को मिलता है, तो ये टेंटूरियर वैरायटी कंसीडर की जाती है। मेडलिन एंगा वाइन N2 रूबी रेड के क्रॉस से डेवलप की गई है और ये जूस और वाइन दोनों पर्पस के लिए बढ़िया वैरायटी है, सुटेबल वैरायटी है, क्लियर। इसके अलावा है अर्कावती वैरायटी, ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से डेवलप की गई है, रेजिन बनाने के लिए बढ़िया है। अर्का कंचन है। ये कुछ वेराइटीज हैं, आप क्रॉस देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है ना। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, याद इसमें आपको यही करने पड़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात हम आगे डिस्कस अभी करते हैं। अर्का हंस आप याद कर लीजिएगा, देखिए व्हाइट वाइन के लिए बढ़िया वैरायटी है, हंस सफेद ही होते हैं तो व्हाइट वाइन के लिए बढ़िया वैरायटी है, याद रखिएगा। इसके बाद है अर्का श्याम, ये डबल क्रॉपिंग लिया जाता है इसका साउथ इंडिया के अंदर। डबल क्रॉपिंग बोले तो 2 बार प्रोडक्शन जो है इस वैरायटी से साउथ इंडिया के अंदर लिया जाता है और डबल पर्पस से ही काम में लेते हैं, तो जूस और वाइन पर्पस से काम में लिया जाता है।
अर्का नीलमणि, इसको याद रख लीजिएगा, रेड वाइन के लिए बढ़िया वैरायटी है ये, लाल शराब, लाल रंग की शराब बनाने के लिए बढ़िया वैरायटी नीलमणि, याद रख लीजिएगा। ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से डेवलप किया गया है। इसके अलावा अर्का श्वेता है, एनाबे शाही और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से तैयार है। टेबल पर्पस के लिए क्या है, ये बढ़िया वैरायटी है। ठीक है, तो ये वैरायटीज थी, वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं अंगूर के अंदर। थॉमसन सीडलेस मिलती जुलती वैरायटी जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अंगूर के लिए शराब के लिए जो वैरायटीज हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो क्लोन से जो तैयार की गई हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में। देखिए ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग लेक्चर्स में हमने अलग से डिस्कस कर लिया है, तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तौर पर आपको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर वास्तव में अगर आप इसे देखेंगे तो समय की फिजूल खर्ची है। इससे आप ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग लेक्चर भी देखिए, वो भी आपका क्लियर होगा और ये पार्ट भी ऑब्वियसली आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। तो ट्रेनिंग सिस्टम में यहां पर हेड सिस्टम है। देखो अंगूर में कितना ज्यादा प्रोडक्शन लेना है ये डिपेंड करता है एक अच्छे ट्रेनिंग मेथड पर, और अंगूर में कितनी बार प्रोडक्शन लेना है, कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ये डिपेंड करता है एक प्रूनिंग पर। कितना ज्यादा प्रोडक्शन लेना है ये डिपेंड करता है आपका ट्रेनिंग पर, कितना ज्यादा बार प्रोडक्शन लेना है ये डिपेंड करता है प्रूनिंग पर। तो ये हमें एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए एक अच्छे ट्रेनिंग मेथड की आवश्यकता रहती है। हेड सिस्टम है, ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत ज्यादा काम में नहीं लिया जाता है ना, काम में लिया ही नहीं जाता है इसे, ओल्डेस्ट मेथड है ये। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो स्पर पूर्ण वैरायटीज होती है उनके अंदर ये काम में लिया जाता है मेनली। देखिए एक पोल हम गाड़ देते हैं, हेड पर पहुंचते हैं, जो हाइट है जब हेड तक पहुंचती है तो हम हेड को इस पोल से बांध देते हैं, तो इसको हेड सिस्टम या फिर इसको पोल सिस्टम या फिर इसको टॉप सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा है पंडाल, इसको आर्बर, परगोला, मंडवा, ओवरहेड सिस्टम या फिर बावर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, मोस्ट पॉपुलर ट्रेनिंग मेथड है विग्रस वैरायटीज के अंदर। विग्रस बोले तो जिनके अंदर फोलियज बहुत ज्यादा डेंस होता है उनके अंदर ये वैरायटी सुटेबल है। साउथ इंडिया पूछ ले या ओवरऑल इंडिया के अंदर पूछ ले, सबसे पॉपुलर मेथड आपका पंडाल या बावर ही है। इसके अंदर कॉस्ट और बेनिफिट का जो रेशियो है, यानी कि लागत और मुनाफे का जो अनुपात है, ये सबसे ज्यादा इसमें ही देखने को मिलता है। बस यही बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद है टेलीफोन सिस्टम, इसको ओवरहेड ट्रेलिस भी बोला जाता है, टेलीफोन ट्रेलिस भी बोला जाता है, इसको टी ट्रेलिस भी बोला जाता है इसे। और जब प्लांट इस पे ग्रो हो जाता है तो ये अपनी 6 केन को इमर्ज करता है, तो इसको 6 केन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर इस मेथड को काफी ज्यादा यूज लिया जाता है, बस ये बात आपको याद कर लेनी है, इसमें ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। निफिन सिस्टम, इसको स्पेलियर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इसे 4 आर्म निफिन भी बोला जाता है। इसमें हम पहली जो वायर खींचते हैं वो सोइल से लगभग 90 सेंटीमीटर पर, और दूसरी जो वायर खींचते हैं ये 120 सेंटीमीटर पर खींच देते हैं इस प्रकार से। और एक वाइन से जो बेल निकलती है, जो आर्म निकलती है, वो 4 निकलती है, इसलिए इसको 4 आर्म निफिन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये वैरायटी, ये जो मेथड है, ये टेम्परेट फ्रूट्स के अंदर भी काम में लिया जाता है, अंगूर के अंदर भी काम में लिया जाता है। इससे ज्यादा आपको इसमें याद नहीं रखना है। इसके बाद है टेटूरा ट्रेलिस सिस्टम। टेटूरा ट्रेलिस सबसे एक्सपेंसिव मेथड है ना, हाई डेंसिटी पर सबसे ज्यादा प्लांट्स इसके अंदर ही लगाए जा सकते हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है यही है। मॉडर्न मेथड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला मेथड टेटूरा ट्रेलिस ही है। इसके अंदर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो चाल्मर और वान वुड के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया था। हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर प्लांट को लगाया जा सकता है, 2222 से लेकर 4444 पौधे प्रति हेक्टेयर इसमें लगा सकते हैं। ग्रेप के अंदर भी यूज लिया जाता है और एप्पल के अंदर भी इसको यूज लिया जाता है। काफी एक्सपेंसिव मेथड है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसमें ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें आप इसमें याद रख लीजिएगा। प्रूनिंग की बात करते हैं। अब कितनी बार प्रोडक्शन लेना है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रूनिंग पर डिपेंड करता है। देखो एक लोकेशन के अकॉर्डिंग या जियोग्राफी के अकॉर्डिंग हर प्लांट के अंदर एक अलग प्रकार का ग्रोथ बिहेवियर देखने को मिलता है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ठंड पड़ती है ना, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, बर्फ जमने की या कहें तो ठंड पड़ती है, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर के अंदर ग्रेप जो है डोरमेंसी में चला जाता है, तो हम साल के अंदर एक बार ही प्रोडक्शन ले सकते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर साल में एक बार ही हम कांट छांट या प्रूनिंग करते हैं, जो कौन से मंथ में कर दी जाती है, जनवरी मंथ के अंदर कर दी जाती है। ये बात खत्म हुई। वहीं साउथ इंडिया के अंदर बात करें, साउथ इंडिया के अंदर जो वैरायटीज लगती हैं उनके अंदर डोरमेंसी नहीं देखने को मिलती है, वो यानी सदाबहार प्रकृति की होती है, एवरग्रीन नेचर की होती है, तो उनके अंदर हम साल में 2 बार प्रूनिंग को करते हैं, है ना। 2 बार प्रूनिंग वो कौन सी है, इसमें सबसे पहली जो प्रूनिंग है वो यहां पर कौन सी है, तो इसमें सबसे पहली जो प्रूनिंग है इसे बोला जाता है समर प्रूनिंग। इसे यहां पर क्या बोला जाता है, समर प्रूनिंग बोला जाता है। गर्मियों के अंदर ये की जाती है। कौन से स्टेट में कौन कौन से में, जैसे कि
आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो स्टेट है यहाँ पर मार्च से अप्रैल मंथ के दौरान की जाती है। वहीं तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो प्रूनिंग है ये जुलाई के अंदर की जाती है, समर प्रूनिंग इसे बोला जाता है। इस मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो केन्स होते हैं उसको हम कट कर देते हैं। कितने लेवल तक कट कर दिया जाता है, एक से लेकर 2 बड जो है, 1 बड या 2 बड जो है उस लेवल तक हम उस केन को क्या कर देते हैं, पूरे का पूरा कट कर देते हैं। जैसे ये हेड है ना, और यहां से ये केन निकला हुआ है, पहला बड यहां पर है, दूसरा बड यहां पर है, तो इसके बाद जो इतनी भी ग्रोथ है उसको हम यहां पर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो एक लेवल बड पर किया जा सकता है या दूसरे लेवल बड पर किया जा सकता है। ये किस पर्पज से की जाती है, तो ये की जाती है फॉर ओनली फ्रेश वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, कि ज्यादा नई से नई ब्रांचेस, नई से नई आर्म्स हमें देखने को मिले, इसके लिए की जाती है। तो इस प्रूनिंग को बेक प्रूनिंग भी बोला जाता है, इस प्रूनिंग को ग्रोथ प्रूनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आती है विंटर प्रूनिंग, सर्दियों के अंदर ये मेनली देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर इसे कब किया जाता है, जो नवंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है, लास्ट वीक ऑफ जो नवंबर है उस दौरान किया जाता है। साथ ही साथ बेंगलोर के अंदर ये कब किया जाता है, कर्नाटका के अंदर या कहीं बेंगलोर के अंदर ये कब किया जाता है, तो अक्टूबर का जो 2nd या जो 3rd वीक होता है इस दौरान ये किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मैच्योर जो केन्स होते हैं, लगभग 6 महीने पुरानी जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस जो होती हैं, उनको हम कट कर देते हैं। एंटायर फोलिएज जो होता है उसको हम यहां पर क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। एनाबे शाही या भोकरी जैसी जो वेराइटीज हैं उनको हम कट कर देते हैं 5 बड तक, ठीक है। थॉमसन सीडलेस जो है उसको 10 बड तक कर दिया जाता है। बेंगलोरा ब्लू जो है उसको 4 बड तक कर दिया जाता है, और गुलाबी जो है उसको 9 बड तक लेवल के बाद कट कर दिया जाता है। इस प्रूनिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छे फूड प्रोडक्शन को लेकर आना। तो यहाँ पर इससे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड प्रूनिंग बोला जाता है, कि चलो भाई अब आगे बढ़िए, अब अकेला वेजिटेटिव ग्रोथ ही नहीं करना है, हमें प्रोडक्शन भी देना है। तो इसको फॉरवर्ड प्रूनिंग के नाम से भी जाना जाता है। साउथ इंडिया के अंदर 2 बार करते हैं। आपको समय और स्टेट याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पीजीआर एप्लीकेशंस, देखिए पीजीआर एप्लीकेशन को देखते हैं। पीजीआर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ग्रेप का जो कल्टीवेशन है। GA3 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमें ग्रेप की साइज को बढ़ाना है, अगर हमें ग्रेप के अंदर बेरी ड्रॉप करना है, बेरी का थिनिंग करना है, तो ग्रेप के अंदर यूज किया जाता है ना। तो GA3 का अगर हम 10 से 20 ppm का उपयोग करते हैं तो ये बेरी साइज को इंक्रीज करता है। वहीं अगर हम ग्रेप के अंदर बेरी का थिनिंग करना चाहते हैं, ये हमने बातें कर ली है पीछे। वैसे तो देखिए एक ग्रेप है, उसके अंदर बेरी लगी हुई है, कुछ बेरी छोटी रह चुकी है या बहुत ज्यादा डेंस हो चुकी है बेरी, तो सारी बेरी कैसे ग्रोथ कर पाएंगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ बेरीज को ड्रॉप कर देते हैं, उसे बेरी थिनिंग बोला जाता है, और उसके लिए GA3 का 40 ppm का उपयोग करते हैं। SADH का 1500 ppm, साइकोसिल का 1200 ppm का उपयोग किया जाता है ताकि फ्रूट सेट को बढ़ाया जा सके। कौन सी वैरायटीज के अंदर काम में लेते हैं, थॉमसन सीडलेस और एनाबे शाही के अंदर काम में लिया जाता है। कैसे बढ़ाया जा सके, अगर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अंदर विग्रेसनेस कम हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाती है, और फ्रूटिंग जो हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम NA के 50 ppm का उपयोग करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप कम होता है, यानी कि अंगूर के फलों को, गुच्छों को जब हम तोड़ लेते हैं तो फल जो है टूटते रहते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप बोला जाता है उसे। तो उसके लिए हम NA का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन साइनामाइड का उपयोग किया जा सकता है बड ब्रेकिंग के लिए, यानी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। मेलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग किया जा सकता है मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए। मेल स्टेरिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन ही होगा, जिससे कि जो फ्रूट डेवलप होंगे वो आपके सीडलेस देखने को मिलेंगे। साइकोसिल बता दिया है, स्प्रेस करता है विग्रेसनेस को। कैल्शियम नाइट्रेट ये सेल्फ लाइफ को इंप्रूव करता है, बोले तो भंडारण क्षमता को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये बात आप इसमें याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोपोगेशन हार्डवुड कटिंग से देखने को मिलता है, और आप जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये 3 मीटर स्क्वायर रखी जाती है इसमें। अब जो कुछ जो वेराइटीज है ग्रेप की, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, पार्थेनोकार्पी जो है ये देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले जो पार्थेनोकार्पी यहाँ पर कौन सी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी क्या होता है, देखिए पोलिनेशन तो हो जाता है, पोलिनेशन जो है ये तो हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इसको स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो सीड है वो कैसे डेवलप होंगे। तो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी जो है ये देखने को मिलती है, और ये किसमें देखने को मिलती है, ग्रेप की जो ब्लैक कोरिंथ वैरायटी है इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे।
अगली है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है? पॉलिनेशन भी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, लेकिन जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसका अबॉर्शन हो जाता है, जिससे कि डेवलप हो रहा ओव्यूल जो है ये डेवलप नहीं हो पाएगा, और ओव्यूल जब डेवलप नहीं होगा तो सीड कैसे बनेंगे? तो ये स्टेनोस्पर्मोकार्पी होता है। ये किस किस के अंदर देखने को मिलता है? थॉमसन सीडलेस में, ब्यूटी सीडलेस में, पूसा सीडलेस में, परलेट में, डिलाइट में मेनली क्या देखने को मिलता है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी देखने को मिलता है। क्लियर? गर्डलिंग, देखो गर्डलिंग आपको बताया हुआ है ना। गर्डलिंग देखिए क्या होता है, हम ब्रांचेस पर इस प्रकार से क्या कर देते हैं, एक रिंग शेप में छाल उतार देते हैं, रिंग शेप में छाल उतार देते हैं। इससे क्या होगा, कैम्बियम के साथ जब हम छाल उतार देते हैं तो इससे जो फ्लोएम जो होता है ये भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। यहाँ पर जो पत्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पर जो अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं ये डेवलप हो रहे हैं। अब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करेंगी, भोजन को नीचे भेजेंगी जड़ों की ओर, लेकिन हमने फ्लोएम को तो गर्डलिंग के द्वारा या रिंगिंग के द्वारा हटा दिया है, तो भोजन सारा यहाँ संग्रहित हो जाएगा, पास ही फ्रूट बंचेस डेवलप हो रही हैं, तो ये इस फूड का अपटेक करेंगे, जिससे फ्रूट बंच ज्यादा देखने को मिलेगी, ज्यादा फ्रूट मीठे होंगे, ज्यादा बेरी का साइज बढ़ेगा, ज्यादा हमें प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोला जाता है? गर्डलिंग बोला जाता है। टू इंक्रीज बेरी सेट, टू इंक्रीज बेरी साइज, इसके लिए हम इसमें गर्डलिंग कर देते हैं। ठीक है, ये बातें हमने पीछे की हैं, इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्शन में ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब रूट स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। रूट स्ट्रोक भी यहाँ पर काफी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक काफी इंसेक्ट देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट फिलोजेरा, ये अपने आप में एक एफिड ही होता है। इसकी वजह से फ्रांस के अंदर जो वाइन का जो फेमाइन है, ग्रेप वाइन का जो फेमाइन है ये आया था लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास। तो इसके लिए रेसिस्टेंट रूट स्ट्रोक होना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन कौन से? वाइटिस रिपारिया, वाइटिस रपेस्ट्रिस, टेलेकीडेस 5A, सेंट जॉर्ज, ये कुछ इस कीट के लिए रेसिस्टेंट है, रूट स्ट्रोक है। निमेटोड के लिए रेसिस्टेंट कौन कौन से? 16-13, साल्ट क्रीक, फ्रीडम, हार्मोनी, ये रूट स्ट्रोक निमेटोड के लिए रेसिस्टेंट है। सेलाइल टोलरेंट कौन कौन से हैं? 16-16, 16-13, सोलानिस, राम से, डोग्रिज इंपोर्टेंट है, रपेस्ट्री, डू होट, ये कुछ इंपोर्टेंट है इसमें। ठीक है, ड्रोट टोलरेंट कौन कौन से? 110 रिचर्ड, 140 रूगरी, 99 रिचर्ड, 1103 पेलेंसेन, इसके अलावा डोग्रिज, ये कुछ इंपोर्टेंट रूट स्ट्रोक है। इसमें इंपोर्टेंट बता देता हूं आपको, 16-13 साल्ट क्रेक, राम से, इसके अलावा डोग्रिज, ये काफी इसमें इंपॉर्टेंट रूट स्ट्रोक जो है ये कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिजीज के बारे में। डिजीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू, इसको तुलासीता रोग भी बोला जाता है। ठीक है, फंगस की वजह से होता है। प्लाज्मोपोरा विटिकोला जो फंगस है इसकी वजह से देखने को मिलता है। अंगूर के अंदर सबसे खतरनाक वाला जो डिजीज है कि यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू ही होता है, फंगस की वजह से होता है ये। तो इसके लिए कंट्रोल के लिए हम बोर्डेक्स मिक्सचर जो है 1% या फिर हम मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब 0.4% का हम छिड़काव जो है ये कर सकते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर काफी इसके लिए सूटेबल रहता है। पीएमए मिलाडेट के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था, और कौन से डिजीज के लिए किया गया था? तो ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए ही किया गया था। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलता है। एंसिलोना नेक्टर जो फंगस है इसकी वजह से ही होता है ये, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें एंथ्रैक्नोज देखने को मिलता है, इसको बर्ड्स आई स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये ग्लियोस्पोरियम एम्पिलोफेगम फंगस की वजह से या फिर एंसिलो एम्पेलिना जो फंगस है इसकी वजह से भी देखने को मिलता है। बर्ड आई स्पॉट नाम याद रखिएगा, अंगूर के अंदर देखने को मिलता है। इसके लिए हम कॉपर युक्त जो फंगीसाइड है इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर हम मैनकोजेब 0.25% का भी छिड़काव जो है कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इंसेक्ट को बात कर लेते हैं। इंसेक्ट में यहाँ पर कौन कौन से? स्टेम गर्डलर देखने को मिलता है, जूलॉजिकल नेम याद रखने हैं। स्टेथियास ग्रिस्टर है। ग्रेप वेन बीटल, इसमें जूलॉजिकल नेम जो है सिनोलॉक्सिन एनाली है। फ्लिया बीटल भी देखने को मिलता है, स्केलोडोंटा स्ट्रिगिकोलिस है। लीफ रोलर भी देखने को मिलता है, सिलेप्टा ल्यूनालिस है। देखिए हमें डैमेज, नेचर ऑफ डैमेज पे बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम एंटोमोलॉजी के लेक्चर्स जब हम लेके आएंगे वहां पर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें ग्रेप फेलोजेरा या फिर देखने को मिलता है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है यहाँ पर क्या है? डाक्टुलोफिसेफेरा विटिफोली जो इसका है जूलॉजिकल नेम देखने को मिलता है। इसकी वजह से ग्रेट फ्रेंच वाइन ब्लाइट फेमाइन भी देखने को मिली थी। कब देखने को मिली थी? मिड 19th सेंचुरी के अंदर। इसकी वजह से फ्रांस के जितने भी वाइन यार्ड थे वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। तो ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद इसके अंदर हम डिसऑर्डर्स को देख लेते हैं। इसमें वाटर बेरीज देखने को मिलता है। अफेक्टेड जो बेरीज होती हैं वो श्रिम्प हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, अच्छे से डेवलप नहीं रह पाती हैं, वोटरी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्लेबी नेचर की देखने को मिल जाती हैं, सूखी सूखी सी दिखाई पड़ती है ना। ये किसकी वजह से होता है? अगर हम एक्सेस इरिगेशन दे देते हैं या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अगर हम अधिक दे देते हैं तो ये देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट के लिए हम इसको एक्सेस मात्रा में ना देकर कम देंगे, उसका मैनेजमेंट जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पिंक बेरी फॉर्मेशन ग्रीन कलर की जो वेराइटीज है उनके अंदर देखने को मिलता है। एक एंड जो है जहां पर हाई टेम्परेचर रहेगा या जहां पर सनरेज ज्यादा पेनिट्रेट करेंगी वो पार्ट आपका कैसा हो जाता है? पिंक बेरी का, पिंक टाइप का हो जाता है, उसको पिंक बेरी फॉर्मेशन बोल दिया जाता है। सबसे ज्यादा सुटेबल जो इसके लिए ससेप्टेबल वेराइटी है वो यहाँ पर थॉमसन सीडलेस है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा है अनइवन राइपनिंग। अनइवन राइपनिंग क्या होता है? अंगूर का जो गुच्छा है उसके अंदर कुछ बेरीज पहले पक जाती हैं, कुछ बेरी बाद में पकती हैं। तो इससे हम क्या समस्या देखने को मिलेगी? हम गुच्छे को एक साथ हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और जो अंगूर है ये नॉन क्लाइमेटेरिक नेचर का भी है, तो अनइवन राइपनिंग इसमें एक समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इथेफोन का लगभग 250 ppm का एप्लीकेशन कर सकते हैं कलर ब्रेक स्टेज पर। जिस टाइम कलर ब्रेक हो रहा है यानी कलर चेंज होना शुरू हुआ है उस टाइम हम जो एप्लीकेशन है ये कर देंगे। और ये वैरायटी के अंदर किसमें देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा बेंगलोरा ब्लू के अंदर देखने को मिलता है। अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद है पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप। ये क्या होता है? जब हम बेरी को ड्रॉप कर लेते हैं यानी कि अंगूर जो है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो अंगूर के गुच्छों से फल टूटना शुरू हो जाते हैं, इसको पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप बोला जाता है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा ये एनाबे शाही के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा चीमा साहिबी ब्यूटी सीडलेस के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर हम इसका कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ भी ड्रॉप हो रहा है उसके लिए हम एनए का ही एप्लीकेशन करते हैं। एनए का एप्लीकेशन जो है किया जा सकता है, इससे पोस्ट हार्वेस्ट बेरी ड्रॉप जो है ये नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हम करते कब है? जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उससे लगभग 1 हफ्ते पहले इसका जो एप्लीकेशन है ये कर दिया जाता है। इसके अलावा हैंड एंड चिक्स डिसऑर्डर देखने को मिलता है। कुछ बेरीज बड़ी, कुछ बेरी छोटी, तो मुर्गी और उसके चूजों के जैसा आकार हो जाता है। बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कैलिक्स एंड रोट है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। बेरी जो है इसका एंड वाला जो पार्ट है उसके अंदर रोटिंग शुरू हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है? कैलिक्स एंड रोट बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप जो ग्रेप है उसको हमने स्टडी कर लिया है। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे हम ऐसे ही शानदार लेक्चर के साथ किसी अनदर दिन। आज के लिए इतने डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।